सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, 4 साल की तबई रुखसत कहें या फिर जलावतनी, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ बिलाखिर पाकिस्तान वापस आ गए और उसके साथ ही वो तमाम अफवाहें और दावे दम तोड़ गए जो ये कह रहे थे कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब तो कभी पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि उनका शानदार पुरतपाक और तारीखी इस्तकबाल किया गया। मीनार पाकिस्तान से मुंसलिक ग्रेटर इकबाल पार्क में नून लीग ने तारीख साज जलसा किया, जिस पर नून लीग की आला क़यादत ने खुशी का इजहार करते हुए जलसे के मुंतज़मीन पार्टी रहनुमाओं अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूं, मेरी अहलिया और वालिदा मेरी सियासत की नजर हो गई। उनका क्या कहना था इस हवाले से पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और जनाब, मियां नवाज शरीफ की वापसी पर जहां लीगी रहनुमा, कारकुनान और पाकिस्तान के अवाम खुश हैं, वहीं एक खुशी ऐसी भी थी जो एक बेटी की अपने वालिद के लिए, एक सियासी रहनुमा की अपने कायद के लिए, एक अनहोनी की होने के लिए थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज साहिबा की, जिनकी खुशी कल के जलसे में दीद दी थी। इससे पहले मरीम नवाज साहिबा को सियासी महाजराई के दौरान मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसों में खासा एग्रेसिव देखा जाता था, जिसकी वजह नून लीग को दरपेश मुश्किल और कल जो उनके चेहरे पर एक जीत की सी खुशी थी और जो वो फख्र महसूस कर रही थी, जिसका इजहार उन्होंने जलसे में मुख्तसर खिताब के दौरान भी किया। तो जनाब, नवाज शरीफ साहब की वापसी से नून लीग के रहनुमा, कारकुनान, वोटर, सपोर्टर तो चार्ज हो ही गए हैं और कल के तारीखी जलसे के बाद मुख्तलिफ आरा कायम की जा रही हैं। वहीं मुखालफीन ने तनकीद के निश्तर भी बरसाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मियां साहब को कानूनी पेचीदगियों का भी सामना है। तो ऐसे में नून लीग और खुसूसन मियां नवाज शरीफ को क्या चैलेंजेस दरपेश? नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है। क्या अब ये बेयकीनी की सूरत हाल खत्म हो जाएगी? सियासी और माशी बहरान का खात्मा होगा? अवाम के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं? पेट्रोल सस्ता होगा? डॉलर कम होगा? कि ये तमाम चीज़ें हो सकेंगी? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे और फिर आगे चल के दीगर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा सर, एक वार्म वेलकम दिया गया अवाम की जानिब से, कल नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने जलसे से खिताब भी किया, बड़ा तारीखी किस्म का खिताब था, लेकिन क्या आप लोगों को कोई खदशात थे? आप लोगों ने इतनी उम्मीद लगाई थी कि अवाम ना सिर्फ लाहौर की, पंजाब की, बल्कि पूरे पाकिस्तान से अवाम निकलकर सामने आएगी? उम्मीद थी या उम्मीद से ज्यादा रिएक्शन मिला आपको? जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, मतलब हमें कोई शक नहीं था कि इतना इस्तकबाल होगा। और पहले दिन से जब से डेट अनाउंस हुई थी, हम हमेशा यही कहते रहे कि मियां नवाज शरीफ को जिस तरह से लोग चाहते हैं, जितनी मोहब्बत उनके साथ है और 40 साल से ज्यादा हो गए, तो जाहिर सी बात है वो रिफ्लेक्ट करता है कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा। जो इतनी मोहब्बत है लोगों को, 40 साल यहाँ तो एक टर्म के नहीं चल सकता कोई पॉलिटिक्स, भूल जाते लोग इतने डिफिकल्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, और 40 साल से ज्यादा जो अभी भी फोकल पॉइंट है या पाकिस्तान की सियासत का महवर है, वो मियां नवाज शरीफ है। जाहिर बात है। तो सर कल जलसा हो गया, चलें उसकी बात आगे भी चल के करेंगे, नवाज शरीफ साहब के खिताब पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद होगा जब पीडीएम ने हुकूमत बनाई थी लेड बाय मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब, और फिर ये कहा जाता था क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, डॉलर काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ गया था, पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और ऑब्वियसली वो सख्त फैसले थे जो आप लोगों को लेने पड़े थे, क्योंकि IMF से लोन की शराइत इतनी ज़्यादा सख्त थी कि उस पर अमल दरामद किए बगैर कोई चारा तो था नहीं। लेकिन अक्सर बेशतर फिर हमारे प्रोग्रामों में आप लोग ही कहा करते कि जनाब हमने रियासत को बचाया है, सियासत को नहीं बचाया, हमने अपनी सियासत को दाव पर लगा दिया है, अब जब इलेक्शंस होंगे अवाम में जाएंगे, हो सकता है अवाम हमें वेलकम ना करें। ये तमाम अभाम कल के जलसे से अब दूर हो गए आपके? बिल्कुल यही कोशिश है। हमने जब कहा था कि पॉलिटिकल कैपिटल हमारा लूज हुआ है, तो उसका मतलब यही था कि लोग, जाहिर सी बात है, जब सख्त आप फैसले करते हैं तो लोग मायूस होते हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आप को डिलीवर करें। ये था कि 16 महीने में आपके पास इतना रिकवरी टाइम नहीं होता कि आप पहले सख्त फैसले करें,
5 साल के तो टेन्योर में ये होता है कि आप 1-2 साल टर्म और उसके बाद अच्छे जब नजर जाने शुरू होंगे तो आप आम में हो। हाँ, तो रिकवरी टाइम था ही नहीं, मुश्किल फैसले ही करते रहे हम। अच्छा। और उससे पॉलिटिकल कैपिटल लूज हुआ। तो मियां नवाज शरीफ का वापस आना हमारी नजर में इज द बिगिनिंग ऑफ द रिकवरी ऑफ द पॉलिटिकल कैपिटल दैट वी लॉस्ट। तो सर अब आपको लग रहा है कि उस चीज को अचीव कर लेंगे, या अचीव की तरफ ये पहला कदम है, या ये अभी तो फिलहाल एक तवील अरसे बाद आप लोगों को खुशी मिली है, अभी तो बहुत सारे मराहिल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नवाज शरीफ के वेलकम के बाद या उनके आने के बाद लोगों ने जिस तरह से वेलकम किया उनका, उसके बाद आप वो गोल्स अचीव कर लेंगे जो 16 महीने में नहीं कर सके? पहला कदम है, ये तो मैं नहीं कह सकता अचीव कर लेंगे, लेकिन जाहिर है एक मोमेंटम बन गया और वो मोमेंटम अगर हम भरपूर सियासत करते रहे जो हमारा इरादा है तो बिल्कुल हम रिकवर कर जाएंगे। देखना बड़ा सिंपल है और ये एक सिंपल सी एनालिसिस है। मार्च 2022 में से 1 साल पीछे आप चले जाएं, बाई इलेक्शन हुए थे, पीटीआई एक बाई इलेक्शन सियालकोट का जीती थी, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे सितंबर 2021 में, सही है, वो तमाम तकरीबन हमने जीते थे, कई तो भरपूर लाहौर और दिल्ली जैसे कैंटोनमेंट। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ था केपी के फर्स्ट फेज दिसंबर 2021 में, जस्ट 2-3 मंथ्स बिफोर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसमें पीटीआई फर्स्ट टाइम पेशावर का भी मेयर हार गई और भी जो की जगहें थी वहां हार गई। उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद तो पीटीआई जीतना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है वो ग्राउंड आपने रिकवर करना था। अगर वैसे ही पहलू और उसी तरह से हम अवाम को बताने में कामयाब हो जाएं जैसा प्री वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीरियड था, तो पॉसिबिलिटी तो है कि आप उसमें आपके नाराज कारकुन जो हैं उसको वापस लेके आए। और मियां नवाज शरीफ की जो शख्सियत है उसमें इतना मेरा ख्याल है अपील है और क्रेडिबिलिटी है और पास परफॉर्मेंस है। अच्छा, मैं सर इस पर बात करूंगा। जो आपने बाय इलेक्शंस की बात की है ना कि फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद फिर बाय इलेक्शंस, जाहिर सी बात है आप लोगों ने लूज करना शुरू कर दिया, इसमें मैं आगे बात करूंगा। लेकिन सर मुझे एक चीज मैं चाह रहा हूं आपसे पूछना, ये नवाज शरीफ साहब की कल की स्पीच बड़ी कंपोज किस्म की स्पीच थी। उन्होंने अपने कारनामे गिनवाए, उन्होंने अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियों को बताया, उन्होंने जेल में किस तरह से अदवार गुजारे वो सारी चीजें बताई, फिर बीवी का इंतकाल, वालिदा का इंतकाल, किस तरह के मामलात का उनको सामना करना पड़ा, उनकी साहबजादी को सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कोई ओए तोए की तकरीर नहीं की कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, किसी से बदला लेने की बात की। तो सर ये इस सारे मामले के अंदर इतना उन्होंने एटॉमिक धमाकों से शुरू किया, लेकिन 16 महीने जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसका जिक्र नहीं किया, उसकी क्या वजह है सर? देखिए, अगेन बात यह है कि एक तो उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत का जिक्र किया था लेकिन उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया था, उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि जी महंगाई हुई है उसकी हुकूमत और मईशत के हवाले से मसाइल में इजाफा हुआ है। लेकिन ये इस वजह से नहीं था कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी या उनके जो फैसले थे वो खराब थे। दिस हैड टू हैपन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो पहले से जो हमने जो भी चीजें थी वो चल रही थी उसके नेगेटिव असरात तो होने ही थे और हम कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते थे। हम सिर्फ वो IMF की शराइत ही इम्प्लीमेंट करनी थी हमें, ताकि हम डिफॉल्ट से बचाएं पाकिस्तान को और उस मुश्किल से कि जहां पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया था पीटीआई की हुकूमत ने, तो वो उस हद तक तो हम कामयाब हुए हैं। लेकिन लोग वो ये नहीं देखते ना कि व्हाट इफ वाला, ये तो नोशनल बात है उनके हिसाब से। आप आए थे और आपने खराब, तो उन्होंने बिल्कुल बिजली के बिल दिखाए, बिजली के बिल दिखा के ये बताया कि 2017 में कितना था, 2022 में कितना था, जो उनके अपने भाई की हुकूमत थी। लेकिन क्या ये मियां शहबाज शरीफ की वजह से इतने बढ़ गए थे? दैट इज द क्वेश्चन जो उन्होंने बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन सर अब जो मुस्लिम लीग नून के बयानी की बात की जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब वो बयानिया बड़ा क्लियर हो गया। नवाज शरीफ साहब ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन उस बयानी के अंदर एटमी धमाकों का भी जिक्र होगा, 2013 से लेकर 2017 का भी जिक्र होगा, जिस तरह से बिजली के अंधेरे खत्म किए गए उसका भी जिक्र होगा, मोटरवे का भी जिक्र होगा, ग्रीन लाइन का भी जिक्र होगा। लेकिन शहबाज शरीफ के दौर का जिक्र उस बयानिए में नहीं होगा। उसकी क्या वजह है सर? मतलब या तो वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो थी, लेकिन वो पीडीएम की हुकूमत थी, इत्तेहादियों की हुकूमत थी, बड़ी काबीना थी, तमाम लोगों को अकोमोडेट किया गया था, या इसकी वजह यह कि सियासी मंजरनामे से नवाज शरीफ साहब गायब थे? नहीं, देखें, एक तो हमें एटलीस्ट ज्यादातर लोगों को कोई गलतफहमी थी कि पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत जो अरसा बचा था
उसमें क्या होगा। जाहिर है मुश्किल फैसले करने थे। IMF के साथ अगर आप मुआहदा आपका बरकरार ना रहता तो उसके तो खौफनाक नताइज निकलने थे। तो दिस वाज अ पीरियड दैट वी हैड टू सॉल्व। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि जी फिर आप आए क्यों थे, तो वो एक वैलिड क्वेश्चन है। और बहुत से लोगों का ख्याल था कि जी हमें डिसॉल्व करके इलेक्शंस में जाना चाहिए था। बट अगेन वो तो अब पिछला अर्सा गुजर चुका। अब तो हम यही कह सकते हैं कि जो हमने मुश्किल फैसले किए थे क्या उससे पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म बेहतरी हुई है? यस, लॉन्ग टर्म बेहतरी हुई है। आज अगर हालात कोई इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं तो अच्छा, ये लॉन्ग टर्म बेहतरी की आपने बात की है सर। अब ये ख्याल भी था जब PDM की हुकूमत थी 16 महीने की, उस वक्त ये कहा जाता था, आपके मुखालफी नहीं कहते थे कि आप फिर अवामी इज्तिमा में जा नहीं सकेंगे, आप किस तरह से वोट मांगने जाएंगे, मुश्किलात आपके लिए बहुत बढ़ जाएंगी, पेट्रोल काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, डॉलर बेकाबू हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। और फिर ये भी कहा जाता, क्योंकि आपने भी अपनी गुफ्तगू के अंदर जिक्र भी किया कि जब ये जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई थी उसके बाद से फिर जितने भी बाय इलेक्शंस हो रहे थे वो आप लोग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो आपके इत्तेहादी थे वो लूज करते जा रहे थे। आपको लगता है कि ये 16 महीने में जितनी महंगाई का सामना आवाम को करना पड़ा, और ऑब्वियसली मैं इस चीज को मेंशन जरूर करूंगा क्योंकि उसमें आपका मल दखल इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि जो मुआहदे माजी की हुकूमत ने या तहरीक इंसाफ के सरबराह ने किए थे उस पर इंप्लीमेंटेशन आपने करनी थी, वो आपकी मजबूरी बन गई थी। उस इंप्लीमेंटेशन की वजह से तमाम चीजें महंगी होती चली गई। तो अब आपको लग रहा है सर कि ये जो मकबूलियत है तहरीक इंसाफ की, जो थोड़ी बहुत जो भी मकबूलियत है, उस मकबूलियत के पीछे उनकी अपनी कारकर्दगी से ज्यादा ये महंगाई कार फरमा थी? देखिए, ये मकबूलियत और मकबूलियत खत्म होना जो है, कम होना, ये जाहिर है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स से। जो हुकूमत आपके बाद आती है उसकी परफॉर्मेंस या उसके जो मसाइल में, अगर अवाम के मसाइल में इजाफा होगा तो वो पिछली हुकूमत को फिर याद करेंगे और उसकी वजह से उसकी मकबूलियत बढ़ना शुरू होगी। दैट इज द पॉसिबिलिटी, और जो हुआ भी इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि हम अवाम के पास जब जाएंगे, एग्रेसिव कैंपेन करेंगे तो हम उनको इस चीज पर कन्विंस कर सकेंगे कि आपके पास जो ऑप्शन है उससे अच्छा ऑप्शन एक ही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। अच्छा, सबसे बेहतर ऑप्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अब अवाम का रिस्पॉन्स तो खैर अभी पहला जलसा था, आप लोगों ने देख लिया। व्हाट डू यू थिंक सर, ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे रहा है? मुख्तलिफ सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, वो शिकवा करती है कि जनाब इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा है, शेड्यूल जारी कर देना चाहिए था। आपके भी ये कंसर्न्स हैं अभी? तो आप पूछे ना इलेक्शन कमीशन से, हमारे तो सब पूछ रहे हैं कि हम जैसे रोक के बैठे हैं डेट, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करनी है, वो अनाउंस उनको करना चाहिए। अशराफियों का जो भी उनका काम है, जब जैसे ही वो उसके बाद मैंने आपसे सर सवाल इस वजह से किया है क्योंकि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी सीनियर रहनुमा जो आपके माजी के कैबिनेट का यानी शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा होता था, हमारे साथ अगर जो भी मौजूद होते थे वो कहते थे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, मतलब उस तरह से नहीं मामला किया जा रहा, अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब मैं उनसे जब ये सवाल करता था कि जनाब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ये आपका शिकवा हो सकता है जायज हो, लेकिन फोरम शायद जायज नहीं है, इसका रेलेवेंट फोरम या तो फिर इलेक्शन कमीशन हो सकता है या निगरान हुकूमत हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, नून लीग से हम तकाजा करेंगे क्योंकि उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा है। ये मैं चाहूंगा आप डिफाइन करें इसको। ये तो बिल्कुल अकोमोडेट क्या मतलब किया जा रहा है? हम अगर पार्टी जलसा करना चाहती है वहाँ उधर मीनार पाकिस्तान में तो जरूर करे, भरपूर अंदाज में करे, कराची में अब चाहते मतलब पीपल्स पार्टी को किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, मुझे नहीं समझ आता। तो पूछ रहा हूं आपसे सर, बिठा लिया। और दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी है कि हम PMLN को नथी कर देंगे कि जी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या केयर टेकर के साथ या इदारों के साथ, तो कि जी इनको फैसिलिटेशन हो जाए तो उससे शायद उनकी अपील बढ़ेगी। सर अच्छा, एक सवाल और भी लोगों के जहन में है। गुज़िश्ता रोज जब नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया था, जब जाहिर सी बात स्टेज पर बहुत सारे लोग सीनियर क़यादत जो आला पाई की क़यादत नून लीग की वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन सर मैं खैर आपकी तो बात नहीं करूँगा, आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब का भी वही चेहरा है, वही साग डार साहब भी वही है, शहबाज शरीफ साहब भी वही है, ख्वाजा साद रफीक साहब भी वही है, तो चेहरे तो तब्दील नहीं हुए ना नाम तब्दील हुए। तो सर नवाज शरीफ साहब लेट सपोज अगर इक्तदार में आ जाते हैं तो उनकी टीम कमोबेश यही होगी ना, तो फिर चेंज क्या होगा सिवाय नवाज शरीफ साहब के अलावा और क्या चेंज हो सकता है? कोई प्लान,
कोई आने वाला कौन सरमायाकारी कर रहा है, आपके क्या प्लान्स हैं, मईशत को किस तरह से काबू करेंगे, ये तमाम चीजें बताएंगे जरा इलेक्शन से पहले आप। पहली बात तो मोहम्मद सर मैंने जी जी तो क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी बात ये है कि इट वाज अ कोalition गवर्नमेंट ऑफ 11 पार्टी, उसकी सूरत थी, उसमें कोई इकोनॉमिक मिरेकल्स नहीं हो सकते थे। जब आप इतने ज्यादा कोalition पार्टनर्स होते हैं तो फिर आप फैसला साजी आप खराब होती है, अच्छी नहीं होती, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, अपना इंटरेस्ट होता है। एमकेएम अर्बन सिंध को रिप्रेजेंट करती है, KUIF अपना उनका हल्का है, वो प्रो तालिबान है, पीपल्स पार्टी एंटी तालिबान है, तो जाहिर है क्लैश भी होता है, जो आपके मेन एजेंडा होता है उसको आगे लेके जाना मुश्किल होता है। इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो हम कहेंगे अवाम से कि हमें वो मैंडेट दे ताकि हम अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सकें बेहतर। अगर हम डिपेंडेंट होंगे टू मेनी स्मॉलर पार्टीज पर, पार्टीज पर, तो आप उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो सकते। सही है। तो सर अब लग ये रहा है आपको कल के बाद कि अब क्लियर आपको मैंडेट आवाम की तरफ से मिलेगा, या फिलहाल इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, टू अर्ली टू डिस्कस? एब्सोल्युटली क्लियर मैंडेट मिलेगा। पंजाब तो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी, बड़ी अच्छी पोजीशन में है, तो वी कैन ओनली होप एंड विश, बट देयर इज लॉट ऑफ वर्क स्टिल रिमेनिंग। ऐसे एक जल्द से इतनी आप नतीजा कर सकते हैं। Exactly. बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अवाम की बात जानना पड़ेगा, और बात ये है कि एजेंडा अवाम के जो मसाइल हैं उनको हम बता सकते हैं अवाम को कि हमारे पास है वो सोल्यूशन। ठीक है जनाब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है कल साहब आए हैं। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि नवाज शरीफ साहब क्या जरदारी साहब से, मौलाना फजल रहमान से अपकमिंग दिनों में, आने वाले दिनों में मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, माजी के इत्तेहादी रहे, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, जलसा भी हो गया, खिताब भी हो गया, ओवर वेलकम एक रिस्पांस भी अवाम का मिलकर सामने आ चुका है। लेकिन कौन कौन से मुकदमात ऐसे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब की राह में रुकावट बन सकते हैं एक बार फिर वजीर आजम बनने के लिए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जनाब हसन रजा पाशा माहिर कानून एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, सायरा बानो भी एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, एक ब्रेक लेते हैं। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ साहब वापस तो आ गए, लेकिन किन कानूनी पेचीदगियों का सामना उनको आने वाले वक्तों में करना पड़ सकता है, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि बड़ी रुकावट बन सकते हैं, हायल हो सकते हैं उनके चौथे बार वजीर आज़म बनने में। क्या वाकई में वो चौथे बार वजीर आज़म बन पाएंगे? कानूनी मामला क्या कहते हैं? हसन रजा पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। पाशा साहब ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब वापस तो आ गए हैं, अब खैर मैं आगे भी चल के आपसे बात करूंगा इस हवाले से कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उनके वापस आने से, उनकी कल की स्पीच से। लेकिन सर कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए आने वाले वक्तों में? देखिए, नवाज शरीफ साहब की दो अपील जो हैं वो अल-अजीजिया वाली और दूसरी जो है वो एवन फील्ड वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी जो है वो चूंकि अर्जेंट सनदाई हुई थी उनकी एब्सेंस की वजह से, जिनको बरामद करने के लिए कल उन्होंने पेपर्स पे साइन भी कर दिए। ये वो पहला काम था जो उनको करना चाहिए था, या प्रोसिक्यूशन को, लिहाजा उन्होंने ये स्टेप फॉरवर्ड किया। अब उसमें एक में तो उनकी सजा सस्पेंड हो चुकी थी, दूसरी में अभी सजा सस्पेंड नहीं हुई थी, जो कि उनके लिए ये हर्डल जरूर बनेगी कि उन्होंने सेक्शन 426 CRPC की जो एप्लीकेशन देनी है वो जब तक वो अंदर नहीं होंगे, वो उनकी, मैं नहीं समझता कि उनके बाहर होने की वजह से वो सस्पेंड हो जाए, क्योंकि वो होती तब है सजा सस्पेंड कि जब वो अंदर होंगे। तो ये अब पता नहीं क्या मेरे कल होगा कि वो जाते हैं या नहीं जाते। अच्छा, मतलब मैं पाशा साहब इसको जरा मैं समझना चाह रहा हूँ, आपने कहा ये सस्पेंड उस वक्त होगी जब नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे, बिना जेल जाए वो नहीं हो सकती सस्पेंड? जी बिल्कुल, क्योंकि
10 साल सजा हुई है उसमें, और 7 साल वाली में तो उनकी सस्पेंड हो चुकी है। जी जी जी। तो 10 साल सजा है, और एब्सकॉन्डर भी रहे हैं, उसका भी उनको। लेकिन एक चीज बाहर अपनी जगह पे मौजूद है कि नैब के जो ऑफिशियल्स और नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो नो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि आपने बेल में देखा कि उन्होंने कहा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी आके तो ये एक नई बहरहाल नज़ीर जरूर बनेगी, चाहे वो बाद में किसी आम बंदे के इस्तेमाल में आती है या नहीं आती, या कोई आम बंदा उसका बेनिफिट लेना चाहे भी तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन एक इलादा है। लेकिन 426 CRPC की एप्लीकेशन बहरहाल उनको देनी पड़ेगी अपनी सजा की सस्पेंशन के लिए। अच्छा, सायरा बानो साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। इस समय आपकी तरफ आता हूं, लेकिन एक सवाल मैं चाह रहा हूं पाशा साहब से करने के लिए, ऐसा ना होना कि मेरे जहन से निकल जाए क्योंकि कानूनी मामला चल रहा है। पाशा साहब ये बताइएगा, ये ताहयात नाअहली वाला मामला था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसके अंदर जो असखुद नोटिस की जो इख्तियार था वो चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जजेस साहबान, उस पर फैसला भी आ गया। अपील वाला मामला आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जाएगा, या फिर जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम की गई है उसमें ताहयात नाअहली हटा के 5 साल की गई है, अब उसमें कोई कदगन नहीं है नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने पे? जी मिर्जा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी तो उस वक्त नाअहली की बारे में कोई वर्डिक्ट नहीं था। बाद में एक पिटीशन करके तो इंटरप्रिटेशन कराई गई कि आर्टिकल 62(1)(f) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नाअहली की क्या है। तो उस वक्त इंटरप्रिटेशन करते हुए उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उनको लाइफ टाइम नाअहल करार दे दिया। हालांकि 62(1)(f) में नाअहली की मियाद का तयन नहीं किया गया कि नाअहली की सूरत में लाइफ टाइम वो नाअहल हो सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त वो फैसला आया उस वक्त इलेक्शन एक्ट में भी ये नहीं था कि नाअहली लाइफ टाइम के लिए होगी। तो दोनों जो कवानीन है, एक आइन और एक कानून, दोनों में जब कोई चीज मेंशन नहीं थी स्पेसिफिकली लाइफ टाइम नाअहली के हवाले से, तो फिर अब गवर्नमेंट ने जो साबका हुकूमत है उसने अमेंडमेंट कर दिया इलेक्शन एक्ट में, और मैक्सिमम तो मेंशन करवा दिया ना सर, वो जो नाअहली का टाइम दिया गया वो 5 साल है। अब इसका बेनिफिट वो सारे कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली लेंगे, लेकिन मेरी जो बतौर तालिब इल्म कानून जो समझ और सोच है, मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए उस पहली जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसको अनडू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिज्यू करना पड़ेगा, ये कहने के लिए कि जिस वक्त आपने वो फैसला दिया उस वक्त 62(1)(f) में और कानून में लाइफ टाइम नाअहली की कोई प्रोविजन नहीं थी। ठीक है। तो आपने जो इंटरप्रिटेशन किया वो सही नहीं की। अब चूंकि कानून में आ गया तो लिहाजा मुझे इसका बेनिफिट दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये उनको जाना पड़ेगा। और ये बेनिफिट मिल जाएगा उनको, आपको लग रहा? जी, ये तो आप कोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि वो इनको देती हैं या नहीं देती। ठीक है, चल। सायरा बानो साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मुस्कुरा रही हैं आप। सवाल साहब से। जी जी, एक सवाल पूछ लूं? अल्लाह खैर करे, बस परेशान मत करवा दीजिए, बाकी सब खैर। वो आज हैदराबाद जेल कुछ कैदी ने राब्ता किया मुझसे, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गेट के बाहर ही छोटा सा एक जलसा करने की इजाजत दें ताकि वो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं तो दुश्मन से लगाए हैं, वो उसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा। तो वो मुझे बताइए क्या ये सहूलत मेरे हैदराबाद के एक कैदी को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने राब्ता किया मुझसे? बिल्कुल नहीं मिल सकती है। सायरा बानो साहिबा, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। इससे पहले जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इस किस्म की एलीट क्लास को रिलीफ देने की जो नजीर है वो कहीं भी आम आदमी को नहीं मिलती। अब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के केस की मिसाल लेते हैं कि उसमें 109 में सिर्फ यही कन्विक्शन हुई और डेथ सेंटेंस हुई, उससे पहले ना कभी हुई ना उसके बाद हुई। इसी तरह 8 साल की ताखीर के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की अपील पिछली दफा लगी थी, आपको याद होगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो एंटरटेन की और रिलीफ दिया। इसी तरह इमरान खान साहब के जो फिजिकल रिमांड के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया, ये भी एक खास किस्म का रिलीफ है जो आम आदमी को नहीं मिला। फिर कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया, हाई कोर्ट्स ने, कि जो FIR नहीं हुई उनमें भी इनकी बेल
तो ये भी आम आदमी को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह ये रिलीफ भी आम आदमी को नहीं मिलेगा, मुझे और आपको भी नहीं मिलेगा, ये एलीट क्लास के लिए मखसूस है। चल सर, तो फिर ये मुल्क आम आदमी का ना हुआ ना, मतलब आम आदमी जी आम जीने वो कोली बैल की तरह जीने और फिर इनके टैक्सेस भर के और फिर उसके बाद वो मर जाए। ये मुल्क कायदे आज़म ने इनके लिए बनाया था कि ये जो 5-6, लेकिन ये बहस कहीं और चली जाएगी सारा बानो साहब। ये आप जो बात करें ना, ये डिबेटेबल है और बड़ी अच्छी डिबेट है, लेकिन आप जवाब देते पहले सर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी सर, पाशा साहब क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात को सहरा बानो साहब सेकंड कर रहा हूँ। यहाँ पे दो कवानीन है, एक एलीट के क्लास के लिए है, एक आम आदमी के लिए है। और जो एलीट क्लास को रिलीफ मिलता है, आम आदमी उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। ताकत आपको पता है कि इनके पास है, कौन ताकत के मंबा है। चले अब आगे बढ़े सर, वो है सब कुछ। सारा साहब ये बताइएगा, ये वैसे चले हैदराबाद वाले कैदी को आपको जलसा करना क्यों, पहला सवाल तो ये भी बनता है ना, लेकिन खैर मैं बोलूंगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, चले नवाज शरीफ साहब की वापसी, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी सियासत में कैसा रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? सच्ची बताऊं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जिन पे हाथ नहीं रखते देख के चल रहे होंगे, क्या होगा? यही इम्पैक्ट होते हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर क्या वो अवाम को भी हमने कहा कि ये तो मुल्क ही हमारा नहीं है, मतलब आप अवाम गरीब लोगों का मुल्क नहीं है, तो ये खुद ही से खेलते रहे, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आप मुझे बताएं ना, कि मुझे तो कोई समझ नहीं आया कि जो आइन और इंसाफ के तकाजे वेंटिलेटर पे थे, वो कल तो इंतकाल हो गया उनका। उसके बाद आप मुझे बताइए कि ये सारी बातें खत्म हो गई। लेकिन कानूनी तौर पर गलत क्या किया है? मैं पाशा साहब से भी बात पूछूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ले ली है, वो वापस आ गए, अदालतों में सरेंडर भी कर देंगे। अभी पाशा साहब ने बात भी बोली है कि अगर उनको रिलीफ लेना है, ये 10 साल वाला इसकी सजा को खत्म कराना है, तो उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये मेरे लिए एक नई चीज थी, तो इसमें ऐसा अचंभे वाली क्या बात है सारा साहब? तो मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी हमने बोला है कि यहाँ पर गरीब कोई बंदा, कोई अरशद, अकरम, अशरफ, तो कोई ले लें, क्या उसको यहाँ पर उसके घर में बैठ के, चलो वो एयरपोर्ट तो नहीं होगा, उसका कुछ है। सबसे बड़ी बात छोड़े कि जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई अपनी जख्मी टांग के साथ यहाँ पर वो करवाने के लिए आ गए, थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक, तो मुझे बताइए तो फिर ये क्या है? तो ये तो आपको और हमें उनको तो गाड़ी के अंदर बायोमेट्रिक भी किया गया है, उनको तो गाड़ी के अंदर अटेंडेंस तक लगी गई है, तो एक अलग। अरे वो ये बात नहीं कर रही कि वो आए तो सही, ये 4 हफ्ते की जमानत पर गए थे। कुछ खुदा का खौफ कीजिए कि ये यहाँ जेल से हॉस्पिटल और जेल से एक कैदी जमानत पर जाता है, लेकिन वो वापस आके जेल नहीं जा रहा, वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल ले रहे हैं। देखिए, हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही, इसलिए कि वो इसमें जहां तक मैं कानून थोड़ा बहुत समझता हूं, पाशा साहब इसको सेकंड करेंगे। सारा साहब मेरी बात सुनिए, जब नवाज शरीफ साहब जब नाअहल होने से पहले उन्होंने बेतहाशा पेशियां भुगती हैं, प्रोटेक्टिव बेल कोई भी अदालत किसी भी मुल्जिम को या मुजरिम को दे देती है, क्योंकि वो होती इसलिए है कि आप खुद ये कहते हैं कि भाई मैं अदालत में जाके सरेंडर करना चाहता हूं, मीनवाइल मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। वो तो किसी को भी, अशरफ को, असलम को, जिसका आप जिक्र करें, सबको मिल जाएगी सारा साहब, इसमें कोई मसला नहीं होगा जहां तक मेरा ख्याल है। चले ठीक है, अब आपका स्टोरी दूसरे तरीके से पेश करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी। नहीं, मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरी तसी करें ना। नहीं, मैं कह रही हूँ कि चले ठीक है, वो कहते ना मैं इतनी कानूनदान नहीं हूँ, और पंजाबी का एक शेर तो नहीं, फिक्रा है, ऐडा के कानून पढ़ेगा, ये बोल सकती हूँ आपको। बात तो यहाँ पर वो ही नहीं रही, तो उस सारे सिस्टम, उस सारे साइकिल की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ला के, मैं वही कह रही हूँ कि मेरे हैदराबाद के जेल के कैदी को इजाजत क्यों नहीं है कि वो बैठ के लोगों को बता सके, वो उन गांव वालों को बता सके कि ये कत्ल उसने नहीं किया, उसको फंसाया गया है, उसको भी ये होना चाहिए। अब जो फैसला हो चुका है आपके सामने ही है, आपने अगली दफा, चौथी दफा का वज़ीर आज़म भी डिक्लेयर कर दिया, और जैसे पाशा साहब ने कहा कि ताकत का मंबा कौन है, जब ताकत के मंबे मान चुके हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये हिंदकों में टूटी को बम्बे कहते हैं, तो मंबे मान चुके हैं तो बम्बों को क्या हुआ? अच्छा पाशा साहब, मैंने कुछ गलत कहा, ये बताइएगा। ये प्रोटेक्टिव बेल तो अदालत दे देती है ना, उसकी वजह यही होती है कि उनको अदालत के अंदर सरेंडर करना होता है, मतलब वो जाना होता है, उनको जाके अदालत के अंदर सरेंडर करके अपना मुकदमा, फिर उसके बाद वो अदालत उनको बेल देती है नहीं देती है, वो एक अलग मैटर है।
मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं, अगर मुझे 1 मिनट दें। जी सर। कि जो अंडर ट्रायल होते हैं मुल्ज़म, उनकी तो प्रोटेक्टिव बेल उनको मिल जाती है, ट्रांजिटरी बेल भी मिल जाती है। फिर जो अगर मफरूर हो, एब्सकॉन्डर जिनको कहते हैं, उनको भी प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है। लेकिन कॉन्विक्ट जो कि इनका स्टेटस था मियां साहब का, वो कॉन्विक्ट का था और पाकिस्तान की तारीख में किसी कॉन्विक्ट को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली और ना ही इस तरह मुल्क से आने की इजाजत मिली। तो ये इसको फर्स्ट इंप्रेशन केस कहेंगे। ये शायद नजीर बन गई है। अल्लाह करे कि ये किसी और आदमी के लिए, हैदराबाद की किसी बंदे के लिए या पिंडी के किसी बंदे के लिए वो भी इस्तेमाल हो सके, जो कि मुझे खदशा है कि नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख ऐसे रिलीफ से भरी पड़ी है कि जो खास आदमी को तो दिया गया, लेकिन आम आदमी महरूम ही रहा और उसी महरूमी में वो चल बसा और अपने वो इस दुनिया से ही चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जितना सिंपल कहा, इतना सिंपल है नहीं। अच्छा, है नहीं। हाँ, लेकिन इसमें आपने देखा है कि इदारे किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे यही नैब के प्रोसिक्यूटर, यही नैब का इदारा आज से 3.5 साल पहले मियां साहब की जिस तरीके से खिलाफ बोल रहा था और जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे कि नहीं ये नहीं जाना चाहिए, आज कितनी आसानी से उन्होंने कहा जी कि हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देखें कि ये क्यों हो रही हैं और किस तनाजुर में हो रही हैं। तो उन हालात में हम जो अर्ज कर रहे हैं कि मामलात फिर वो उधर ही इशारे जाते हैं कि ताकत कहाँ पे है, असल ताकत। लेकिन सर ये नैब के वकला की जो आप बात कर रहे हैं सर, ये या तो एवनफील्ड का केस चल रहा था या दूसरा कोई केस नवाज शरीफ साहब का चल रहा था, उसी के अंदर ही नैब की कोर्ट में से सजा आ गई। लेकिन जब उसको चैलेंज किया गया तो नैब के वकला उसको सही से प्रेजेंट ही नहीं कर सके। ये उस जमाने में बात हो रही थी कि नैब के वकला नैब की अदालत के अंदर बड़ा अच्छा प्रेजेंट कर लेते हैं लेकिन बाहर नहीं कर पाते हो। सर किसी की जो प्रोफेशनल इनकेपेबिलिटी है या नाअहली है वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये देखें कि किस तरीके से और किस तरीके से रिलीफ दिया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसको मद्देनजर रखें कि नैब ने पहले क्या किया। मसलन आप यही देख लें कि आज नैब पीटीआई के चेयरमैन के साथ क्या कर रही है सलूक। यही सलूक मियां साहब के साथ उस वक्त हो रहा था जब ये ज़ेरे अताब थे। ठीक। सारा बानो साहब ये बताइएगा, कल की अगर मैं स्पीच आपसे पूछूं, सुनी आपने? नहीं सुनी नवाज शरीफ साहब की? नहीं जी मैंने नहीं सुनी। और आपने अभी जो आप जैसे पाशा साहब ने कहा कि आप चीजें इतनी आसान बनाकर आप बता रहे हैं, तो देखिए फिर तो वो कहते हैं ना कि ये सिर्फ वारंट के। मैंने तो कहा कि मैं जितना कानून मुझे थोड़ा बहुत पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता। मुझे जितना पता है मैंने उतना बयान किया। क्वेश्चन देखा जो जज एक वो करता है और 5 मिनट के अंदर 30 सफे भी टाइप हो जाते हैं और वो उड़न खटोले पे पहुंच भी जाते हैं लाहौर। अब देखिए अगर आपका चैनल बोल से अब बोल हो गया तो मैं क्या कह सकती हूँ। आप चैनल की पॉलिसी ये गलत बात होती है ना। मतलब मैं ये बात ही नहीं कर, मैं तो आपसे सिर्फ सिंपल चीज पूछ रहा हूं कि आपने तकरीर सुनी है, उस पर आपका इंपैक्ट क्या है, आपका रिएक्शन क्या है। अब ये देखिए ये थोड़ा होना ना, ये सारा बानो साहब दिस इज गेटिंग पर्सनल आई गेस। मैं इस चीज को डिस्करेज करता हूं। मैं आपको पर्सनल नहीं बोलूंगा, मेरे ख्याल से जो चीज है वो बिल्कुल सही वाले उस तरीके से पेश करें ना, ऐसे थोड़ी। तो मैंने गलत क्या पेश किया मुझे तो बताए ना। मैं गलत कहूं, आप मुझे गलत साबित कर दे। चले मैं बैठा हूं। अब इतना टाइम नहीं है, मैं दांत में भी दर्द है। आप कह रहे हैं कि तकरीर सुनी है जी, तकरीर थोड़ी बहुत सुनी, थोड़े क्लिप्स में सुनी जो थोड़े ऐसे ट्विटर वगैरह पे, तो ऐसे लग रहा था, वो कहते हैं ना कि बोल आप रहे हैं मगर शब्द हमारे हैं। तो वो लग रहा था कि बोल तो नवाज शरीफ साहब रहे हैं लेकिन सोच और अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा जी। तो उसके अंदर जो ये बात है, अब मैं आपको कहूंगा, फिर पॉलिसी वाली बात कर देंगी। ये ओए तोए वाली जो सियासत होती थी वो तो खत्म हो गई ना। अब सारे मामला उन्होंने किसी का इंतकाम की बात नहीं की, एहतसाब की बात नहीं की। दैट इज द गुड साइन फॉर पाकिस्तान पॉलिटिक्स और नॉट? मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूंगा। मेरी बात सुनिएगा, वो कन्विक्टेड हैं, जेल से बेल लेकर गए हैं, अभी उन पे जुर्म साबित हो चुका है ना, अभी तो नहीं उन एलिगेशन खत्म हुए। तो आप एक मुजरिम कैसे कौम से खिताब कर सकते हैं? और वो कौन होते बताने वाले कि सब ने साथ बैठना है या नहीं बैठना? जिन्होंने बिठाना है वो आके बात करें। ये क्यों बात कर रहे हैं कि सब सियासी जमातों को साथ लेके चलना होगा और ये होगा वो होगा? मुझे तो लग रहा है कि कोई मूवी चल रही है यहाँ पर।
कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कि वो क्या कहते हैं ना कि वो क्या बोलेंगे, सिंघम ने एक फोन किया और सारा कुछ हो गया। तो आपको एतराज है सारी चीजों पे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एक चीज बेहतर से बात जिनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है तो जो इदारा लेट सपोज अगर कानून उनको इजाजत दे रहा है तो हु एम आई और आप कौन है भाई उसको उस पर उंगली उठाने की? मैं पॉइंट क्लियर बात करूंगा आपसे, सिंपल। ठीक है, अगर आपको ये एतराज है सायरा बानो साहब, मैं बड़ा क्लियर हूं उस चीज पे, अगर आपको एतराज है, अगर आपको लगता है, आप पिटीशन फाइल करें उसमें जाके। व्हाट डू यू थिंक? सही है, वो कहते हैं ना कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि सेक्शन 216 तो यही बोलते हैं कि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत हर शहरी का फर्ज है कि मुजरिम की निशानदेही करे। लेकिन वो यहाँ पर अदालतों का आई एम सॉरी वो यही है ना कि 20 साल बाद जब एक बाबा जेल की कैद से छूटा तो उसने जज को बोला कि जा अल्लाह तेन थानेदार बढ़ाए। वो कहता बाबा जी मैं उस तो वड्डा यहाँ, कहता नहीं इतने साल पहले थानेदार ने कहा 5,000 रुपए दो तो यही मुका हो जाए। तो मैं नहीं चाहती मेरा बेटा इस मुकदमे का फैसला सुने, नहीं सुने। तो फिर मैं कह रहा हूँ सियासत पे ही बात कर लेते, ज्यादा बेहतर है ना, उस तरफ जाए नहीं। फिर मैं तो कह रहा हूँ उस तरफ जाते ही नहीं है, सियासत में कर लेते हैं डिस्कशन। सही, तो सियासत के लिए तो आप रेलेवेंट शख्सियत है ना, अगर मुझे कानूनी मामलात में डिस्कस करनी होगी, पाशा साहब रेलेवेंट शख्सियत होंगे। अच्छा ये बताइए, सियासत का मंजरनामा तब्दील होते हुए देख रही है, नहीं देख रही है, या हो चुका है अभी तक तब्दील? सियासत का मंजर देखिए, जिसमें वो आए, देखिए उनके भाई की हुकूमत थी, वो तब नहीं आए, इतने सारे मौके थे, वो तब नहीं आए, सब कुछ तो आ गए ना। अब आगे की बात करें ना, मैं कह रही हूँ आ गए ना, तो सियासी मंजरनामा क्या तब्दील होगा? क्या आपने देख भी लिया कि किसका हेलीकॉप्टर वहां पर खड़ा था? वो माजी में भी होता था, आगे से ये बोले कि मैंने तो आवाम को भी देखा ना, देखें आवाम भी तो वहां पर आई हुई थी ना। जो लोग ये बात बोलते थे कि आप आवाम में निकल के तो देखें, आपको लग पता जाएगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, फिर ये आवाम कैसे आई? आपने भी ट्विटर देखा है, कहाँ उनके वज़रा जो धमकियां दे रहे हैं कि सबसे आखिरी गाड़ी मेरे मुखबर की होगी, किसी ने वापस नहीं जाना। जन्नत की टिकटों की लालच दी है, 1 to 5 की लालच दी है, उम्रे की टिकट की लालच दी है। और यहाँ पर सिंध में जिस तरीके से खींच खांच के लेके गए हैं, मैं ये नहीं कहती अवाम मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप क्राउड भी तो देखें कि कौन सा क्राउड था और बाकी जलसों में कौन सा क्राउड होता है। आप ये बात ना करें। अब तो वो जो टेक्नोलॉजी होती है, जब ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और उससे पहले आजाद कश्मीर के हुए, बोल में कुछ और रिजल्ट था, जियो में कुछ और रिजल्ट था, समा में कुछ और रिजल्ट था। वो तो हमें आगे पीछे आते रहते हैं ना रिजल्ट, इस वजह से भी शायद होता रहता है। कंपाइल्ड रिजल्ट होते हैं तो फिर वो बाद में हो जाता है। यही वो होगा कि हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है, एक को मिल गई दूसरे को मिली नहीं। लेकिन ये भूल गए कि इलेक्शन की डेट तो अनाउंस करवा दें कि इलेक्शन की डेट कब अनाउंस होगी और क्या मंजरनामा होगा। केपी के वो कहते हैं ना, केपी के अच्छा, ये आपने एक अच्छी बात की। मैं लास्ट पॉइंट ले लेता हूं पाशा साहब से, फिर मेरे पास टाइम की भी किल्लत है, मुझे वाइंड अप करना। पाशा साहब, ये कल 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के वाले से पिटीशन पे समाअत होने जा रही है। व्हाट डू यू थिंक सर, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है या क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती है? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच में ये केस फिक्स हुआ है और मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी मुअज़्ज़ज़ जज कोई एक ऐसा हो जो कि आइन से हट के बात करे और 90 दिन की वाले के अंदर इलेक्शन करवाने वाली बात से इख्तलाफ करे। तो आई थिंक सो कि ये 1 या 2 पेशियों के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट आ जाना है इलेक्शन कराने के हवाले से। और हालात भी इसी तरह बन गए। आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो कोई प्रॉब्लम थी वो डिलिमिटेशन के हवाले से, तो वो तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई है। अब अपीलें वगैरह शुरू होगी, साथ ही वो स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने जरूर देखना है कि क्या जो सदर पाकिस्तान है, जो हम ये समझते रहे और बार बार हम हर प्रोग्राम में कहते रहे कि आर्टिकल 48 सब क्लास 5 बड़ा क्लियर है कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। स्केड्यूल की हद तक कोई शुबा नहीं है कि स्केड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है। अब आप देखें कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और पीटीआई के किसी रहनुमा, किसी तंजीम ने सदर पाकिस्तान से पहले 1.5 महीना कोई मुतालबा नहीं किया कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस। लेकिन लेट्स सी जनाब क्या होता है। खैर टाइम की किल्लत है सर, जरा मैं फिर डिटेल में आपसे बात करता। पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सायरा बानो साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सो दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।